हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर जीएस एकेडमी। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में अर्थव्यवस्था का परिभाषा, अर्थशास्त्र का परिभाषा और उसमें क्या डिफरेंस है ये सब बताया हूँ। तो वो पहला चैप्टर था, अर्थव्यवस्था का परिचय था। और आज मैं आपको अर्थव्यवस्था का दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, वो है अर्थव्यवस्था का प्रकार। यानी कि विश्व में कितने तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में आपको एक तरह से इसमें देखिए कि तीन तरह से इसको अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझा जाता है, तीन तरह से। उसमें है आपका राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर, ये हुआ। दूसरा, विकास की रणनीति के आधार पर, विकास की रणनीति के आधार पर। और तीसरा हुआ विश्व के अंतर संबंध के आधार पर, विश्व के अंतर संबंध के आधार पर। देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार को तीन तरह से बांटा जाता है: राज्य अथवा सरकार की भूमिका के आधार पर, विकास की रणनीति के आधार पर, विश्व के अंतर संबंध के आधार पर, तीन तरह से। अब इसमें देखिए अलग अलग टाइप हैं। जैसे राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर तीन तरह के अर्थव्यवस्था हैं। कौन कौन होते हैं? तो पूंजीवादी, समाजवादी और तीसरा आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सब का नाम सुने होंगे आप: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों टाइप किस तरह से है? तो ये राज्य की सरकार की भूमिका के आधार पर है, तीन टाइप। विकास की रणनीति के आधार पर कितने टाइप हैं? तो दो टाइप हैं। कौन कौन? विकसित अर्थव्यवस्था एवं विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था एवं विकासशील अर्थव्यवस्था। विकास की रणनीति के आधार पर दो तरह की अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। अगला है विश्व के अंतर संबंध के आधार पर। तो विश्व के अंतर संबंध के आधार पर भी दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है। कौन कौन? तो इसमें आपका है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, विश्व के अंतर संबंध के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अब इसमें देखिए कि अलग अलग सभी को पढ़ेंगे। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, विकासशील, खुली और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सभी को बारीकी से समझेंगे, एकदम जो ये टॉपिक है इसके तह तक जाना है, एकदम अंदर तक। ठीक है, यानी कि जितना क्वेश्चन पूछता है आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सब जो एग्जाम है, छोटा छोटा वनडे एग्जाम, इसमें जो भी जिस तरह का टाइप जो है रहता है क्वेश्चन, पूरा का पूरा इसमें आ जाना चाहिए। यानी कि आप अगर इस चैप्टर को पढ़ लें तो पूरा क्वेश्चन आपसे डील हो जाना चाहिए। ये हुआ। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। तो इसमें देखिए पहला जो है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये जो है आपका राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर इसे बांटा गया: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर पहला टॉपिक लेते हैं क्या? तो राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर, राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर पहला जो टाइप था वो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये पहला टाइप आपका हो गया। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो विषय होता है पूरी तरह से आपको समझ पर आधारित है। ठीक है, इसमें रटने वाला चीज जो है बहुत कम होता है और समझने वाला चीज ज्यादा होता है।
तो इसमें आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का डिफिनीशन बताएंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है वो सभी चीज आपको बताएंगे। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का शुरुआत जो है कैसे हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इसका जो सिद्धांत है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है, इसको देने वाले थे सर एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को देने वाले कौन है? सर एडम स्मिथ। यानी कि ये जो है, सॉरी सरकार लिखा गया सर एडम स्मिथ, सर एडम स्मिथ। याद होगा आपको पहला क्लास में, इकोनॉमिक का पहला क्लास में आपको बताए थे कि सर एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के फादर है। फादर मतलब पापा, अर्थशास्त्र के पापा या फादर, ठीक है, या हिंदी में इसी को कहेंगे अर्थशास्त्र के जनक। कौन है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मैं पहले क्लास में इसको बता चुका हूं वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन कब हुआ था। इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। तो एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो लिखे थे, इसी पुस्तक से क्लासिकल इकोनॉमी जो है उभर करके आया था। क्लासिकल इकोनॉमी का जो है आपका सिद्धांत वहां से जन्म लिया, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक से। तो यही पुस्तक से जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी निकल करके आया। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक जिसके लेखक थे एडम स्मिथ, इसी पुस्तक से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत निकल करके आया। ये सब एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस पुस्तक से निकल करके आया, तो वेल्थ ऑफ नेशंस से। वेल्थ ऑफ नेशंस के राइटर कौन है? तो एडम स्मिथ है, ठीक है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम जो है एडम स्मिथ के सिद्धांतों के आधार पर हुआ था। अब इसमें देखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा है वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर, उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, ध्यान से समझिएगा। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी अधिकार होता है। निजी अधिकार कहने का मतलब हुआ कंपनी, कारखाने, उद्योग या व्यापारी वर्ग के लोग, ये हुआ निजी क्षेत्र, ठीक है। फिर से समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर किसका अधिकार होता है? निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। उत्पादन के समस्त साधन। अब देखिए उत्पादन का समस्त साधन क्या है ये समझना है। उत्पादन का समस्त साधन जो है, जैसे आपका उत्पादन का समस्त साधन में आ जाता है भूमि, पूंजी, श्रम, ये सब जो है उत्पादन के साधन है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पादन के साधन कौन कौन है। ऑप्शन में आपको रहेगा भूमि, पूंजी, श्रम, ठीक है। एक ऑप्शन में ये तीनों में से कोई एक रहेगा, या हो सकता है कि तीनों रहे, तो इनमें से सभी हो जाता है आंसर। उत्पादन के समस्त साधन। अब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई कंपनी, कारखाना या किसी भी तरह का दुकान ये सभी खोलना चाहता है, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज की आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो वो क्या करेगा, उस कारखाने को, उस कंपनी को लगाने के लिए, ठीक है ना, उसको खड़ा करने के लिए, कंपनी को खड़ा करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, वो भूमि खरीदेगा उस क्षेत्र का, ठीक है। उसके बाद फिर जो है भूमि पे वो अपना, ठीक है, पूंजी लगा करके बहुत सारे मशीनरी ये सब वो सब, ठीक है, लगा करके कंपनी को खड़ा करेगा। उसके बाद देखिए तो ये सब जो है निजी अधिकार होता है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब देखिए इसी में आया एक शब्द श्रम। श्रम जैसे कि अगर ये कंपनी तैयार हो गई, तो कंपनी तैयार होने के बाद उसमें सभी लोग आएंगे काम करने के लिए, लेबर, मजदूर उसमें आएंगे, आपको जैसे कि मैनेजर, ये सभी लोग जो भी श्रमिक वर्ग के लोग हैं सभी आएंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो काम करने के लिए आएंगे, उसको मेहनताना दिया जाएगा, यानी कि पेमेंट दिया जाएगा। तो पेमेंट जो दिया जाएगा वही श्रम है। तो पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना।
तो ये जो है निर्धारित कौन करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? निजी क्षेत्र। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र जो है ये आपका तय करता है कि कितना श्रम दिया जाए, ठीक है, कितना मेहनताना, कितना पेमेंट दिया जाए। तो ये सब देख रहे हैं, उत्पादन के समस्त साधन पर किसका अधिकार होता है? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र बोले तो जैसे कंपनी, किसी भी तरह का कंपनी, किसी भी तरह के कारखाने, ठीक है, उद्योग, या फिर व्यापारी वर्ग के लोग। व्यापारी वर्ग के लोग जो है यहाँ पर जो है मतलब निजी क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। निजी क्षेत्र के अंतर्गत कंपनी, कारखाने, उद्योग, व्यापारी वर्ग के लोग ये सभी आते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है एक तरह से सिंपल में डिफिनेशन हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए इसमें निजी क्षेत्र का अधिकार की बात आया तो इसमें सरकार की आर्थिक क्रिया में, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की आर्थिक क्रिया की कोई भी भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की किसी भी तरह की भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था, तो उदारवादी अर्थव्यवस्था किसी लिए कहा जाता है क्योंकि सरकार जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का कठोर कानून नहीं लाती है। जैसे पूंजीपतियों पर कोई कल कारखाने, उद्योग खोलना चाहे तो उसके लिए जो है जो सरकार नीति अपनाती है वो बहुत ही उदार होता है, सॉफ्ट होता है। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसमें किसी भी तरह का हार्ड कानून ला करके, ठीक है, पूंजीपतियों पर या उद्योग वर्ग के लोग हैं या जो भी व्यापारी हैं उस पर नहीं थोपा जाता है कानून जबरदस्ती ला करके। ये इसमें सरकार मतलब कंपनी, उद्योग या फिर निजी क्षेत्र के प्रति जो है उदार नीति अपनाती है, इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सरकार इसमें जो है किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है, इसीलिए जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब हुआ अहस्तक्षेप का सिद्धांत मतलब सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है अधिकतम लाभ या फिर निजी लाभ, निजी लाभ, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है निजी लाभ कमाना, यानी कि पूंजीपति वर्ग के लोग हैं या फिर किसी भी तरह श्रमिक ही है या फिर व्यापारी है, तो ये सब अपने निजी लाभ के लिए काम करते हैं। निजी लाभ के लिए बोले तो जैसे कोई व्यक्ति कंपनी कोई भी कंपनी स्टार्ट किया तो वो जो है कंपनी अपना लाभ के लिए काम करेगी। जैसे मान लिया जाए ये मार्कर, तो ये मार्कर को जो भी कंपनी बनाई है ये अधिकतम लाभ निजी, अपना निजी लाभ के लिए वो काम कर रही है, ठीक है। और इसमें से किसी भी तरह का जो है आपको किसी भी तरह का कल्याण की बात नहीं किया जाता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह की कल्याण की बात नहीं किया जाता, यानी कि आम जनता के कल्याण की बात नहीं किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यहाँ तक कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों के गला घोटने का काम करती है। कैसे? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है ये आपका जो भी पूंजीपति वर्ग के लोग हैं या फिर जो भी कंपनी, कारखाने, उद्योग या बड़े बड़े व्यापारी जो हैं, ये सभी कंपनी, कारखाने, उद्योग के मालिक जो हैं ये अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं। तो अधिकतम लाभ लेने के चक्कर में जो है ये लोगों का, ठीक है, लोगों का कल्याण की भावना को ये देखते ही नहीं है। ये उसी वस्तु का निर्माण करते हैं जो वस्तु का डिमांड है, ठीक है। जैसे अगर डिमांड है आईफोन का तो ये बनाएंगे आईफोन, ठीक है। जो भी इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
मतलब पूंजीपति वर्ग के लोग जो हैं वो अपने निजी लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। और इसमें खास करके जो अमीर वर्ग के लोग हैं उसको ही ध्यान में रखा जाता है, गरीब का तो गला ही घोटा जाता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए गरीब को ब्रेड का जरूरत है, तो यहाँ पर ब्रेड का निर्माण नहीं बल्कि आईफोन का निर्माण किया जाता है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के लोग हैं जो आईफोन का निर्माण कर रहे हैं उसको उससे ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग एवं पूर्ति के नियम के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। एक शब्द आया, मांग एवं पूर्ति के नियम के अनुसार, मांग एवं पूर्ति के नियम, ठीक है। मांग एवं पूर्ति के नियम के अनुसार ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो मांग एवं पूर्ति का नियम देख लीजिए, एक दो नियम देख लीजिए। जैसे कि आपका एक नियम बताते हैं, मांग का नियम है, मांग एवं पूर्ति का, कि जब किसी वस्तु का मांग या डिमांड बढ़ता है तो उस वस्तु का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि पूर्ति करना पड़ेगा ना। और किसी भी वस्तु का डिमांड अगर बढ़ता है तो उस वस्तु का कीमत भी बढ़ जाता है। देखते होंगे जिस वस्तु का मार्केट में डिमांड बढ़ता है तो उस वस्तु का कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि मांग बढ़ने पर क्या होता है, मांग अगर इंक्रीज करेगा तो पूर्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर पूर्ति को बढ़ा पाए या नहीं भी बढ़ा पाए तो यहाँ पर वस्तु का जो है, वस्तु का मूल्य क्या करता है, इंक्रीज करता है। वस्तु का मूल्य इंक्रीज करता है, बढ़ता है, ठीक है। मांग अगर बढ़ जाए तो वस्तु का मूल्य भी इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही जो नियम है ना, ये बहुत घातक है, ठीक है। मांग बढ़ता है तो वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है। तो इसी नियम के अनुसार जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कार्य करती है। तो देखिए मांग एवं पूर्ति के नियम के अनुसार जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कार्य करती है। यानी इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के नियम के अनुसार होता है। अभी तुरंत ही बताए हैं कि मांग अगर इंक्रीज करेगा तो वस्तु का मूल्य भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, कीमत का निर्धारण यहाँ पर क्या हो रहा है, कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के नियम के अनुसार हो रहा है। अब इसमें देखिएगा, इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें बाजार कारक की भूमिका ही होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है, बाजार कारक की भूमिका होती है। अब बाजार कारक की भूमिका क्या है, तो इसमें यही चीज आ जाएगा आपको, उद्योग, कल कारखाने, व्यापारी वर्ग के लोग, ठीक है। तो ये जो है बाजार कारक में आते हैं, तो उसी का भूमिका होता है। यानी कि देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए और कितने मूल्य पर बेचना है, ये सभी चीज का निर्णय जो है निजी व्यक्ति करता है, निजी कंपनी करती है, बाजार कारक करती है, कितना उत्पादन किया जाए। यानी कि जब मांग ही नहीं होगा मार्केट में किसी भी वस्तु का, तो वस्तु का निर्माण नहीं होगा। तो उसका निर्णय कौन करेगा, उसका निर्णय वो वस्तु को बनाने वाले कंपनी के जो भी मालिक है, ये सभी मिल करके करेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो है वो निजी व्यक्ति है, निजी कंपनी जो है वही निर्धारित करेगा कि वस्तु का उत्पादन करना है कि नहीं। यानी कि मांग होगा तभी ना उत्पादन होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो निर्णय जो है कौन लेता है कि किसी भी वस्तु का कितना उत्पादन हो, उसका कितना मूल्य रखा जाए। जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर है, ये मार्कर को बनाने में अगर 12 रुपये का खर्च आया तो इसका मूल्य जो है 12 रुपया से ज़्यादा ही रखा जाएगा बेचने के लिए। तो इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय करेगा कंपनी, या जो इसको बनाने वाला है, कंपनी है, कारखाना जो भी है, इसको बनाने वाला जो है वही इसका निर्धारण करेगा कि इसका कीमत क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाजार कारक की भूमिका होती है,
इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बाजार की अर्थव्यवस्था। अभी बताए थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। यही सब एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जितना भी पॉइंट बताते जाते हैं उसको ध्यान से समझिए, और बाद में आपको ये सभी जितना भी पॉइंट बता रहे हैं वो आपको यहाँ पर एक तरह से बोर्ड पे लिख देंगे, उसको आप स्क्रीन शूट कर सकते हैं और आप उससे उसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आगे उसको भविष्य में कभी उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। अब इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो इतना पॉइंट था। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो इसमें उत्पादक एवं व्यापारियों को लाभ दिया जाता है। उत्पादक एवं व्यापारियों को लाभ दिया जाता है। अब देखिए उत्पादक एवं व्यापारियों को कैसे लाभ दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर कोई मोबाइल कंपनी है, ठीक है, तो मोबाइल कंपनी को मोबाइल बनाने में अगर 7,500 रुपया जो है इसमें लागत आया, तो ये जो है इस मोबाइल को 12,500 में बेच रही है। इसका मतलब है कि ये जो उत्पादक है इस कंपनी का उत्पादक यानी कि कंपनी इस मोबाइल का उत्पादक जिसका प्राइस 7,500 था, ठीक है, ये उत्पादक जो है यही कंपनी इसको 12,500 में बाजार में लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, यानी कि उत्पादक को यहाँ पर लाभ हो रहा है। अगर कोई और वस्तु देखते हैं जो व्यापारी वर्ग के लोग उसको खरीद करके लाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए श्रृंगार में कोई या फिर टॉयज हो गया, कोई टॉयज लिए, ठीक है, ये टेडी बियर देखते होंगे 60-70 या 80 रुपये का टेडी बियर 250 में मार्केट में मिलता है, वो 60-70 रुपया में खरीद करके दिल्ली से लाते हैं व्यापारी और उसको 250 में बेच रहे हैं बिहार में। तो यहाँ पर देख रहे हैं व्यापारी को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक एवं व्यापारियों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक एवं व्यापारियों को लाभ हो रहा है। अब इसमें देखिए एक पॉइंट और है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण जो होता है असमान होता है। आय का वितरण क्या होता है, आय का वितरण असमान होता है। आय मतलब क्या, इनकम, आय मतलब इनकम, असमान मतलब बराबर नहीं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी यानी कि कोई भी देश अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है तो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो जितना मेहनत करेंगे उतना उनका आय होगा, जो मेहनत नहीं करेंगे उनका आय नहीं होगा, वो कम होगा, ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो है आय असमान होता है, जो जितना हार्ड वर्क करेगा उतना उसके पास पैसा आएगा, ठीक है, तो वो आगे चल करके बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण क्या होता है, असमान होता है। जैसे भारत में देखते होंगे तो भारत में भी आय का वितरण क्या है, असमान है। इसका कारण है कि भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी गुण है, इसलिए इसका ये वाला गुण आ रहा है यहाँ के नागरिकों पर, ठीक है। तो ये जो है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इतने सारे पॉइंट्स हुए। लास्ट में जो है एक बार फिर आपको इसको रिवाइज करेंगे। पूंजीवादी बता दिए, समाजवादी और मिश्रित बताने के बाद फिर से बोर्ड पर आपको रिवाइज किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं अर्थव्यवस्था का जो दूसरा टाइप था, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में तो पढ़ लिए, सॉरी, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़िए। देखिए राज्य अथवा सरकार की भूमिका के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये आपका इसको कहा जाता है सोशियलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है, सोशियलिस्टिक इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है ये समझिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखिए ये सबसे पहली बार जो है रूस में एक घटना हुआ था 1917 ईस्वी में।
जानते होंगे, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका था लेनिन का। तो देखिए 1917 में जो घटना घटी थी बोल्शेविक क्रांति, इसी के पश्चात रूस में एक नया दौर आया, ठीक है। और यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था अपनाया गया, कौन सा, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो रूस ही पहला ऐसा देश था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अब देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य अथवा सरकार अथवा समाज का अधिकार हो। ध्यान समझिएगा, उत्पादन के समस्त साधनों पर किसका अधिकार होता है, राज्य अथवा सरकार का, सरकार या राज्य या कहें समाज का अधिकार होता है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का, सरकार का या समाज का अधिकार होता है, उसे कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि आपको इसमें बताए थे, उत्पादन के साधन में क्या क्या चीज आते हैं, भूमि आते हैं, आपका पूंजी आता है और श्रम आता है। ये सब जो है उत्पादन का साधन हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था में। फिर से समझिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर किसका अधिकार होता है, सरकार का, राज्य का या समाज का अधिकार होता है। अब इसमें देखिएगा, चूंकि यहाँ पर देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी चीज होते हैं सभी सरकारी होते हैं। जैसे आपका स्कूल सरकारी, रेलवे सरकारी, एरोप्लेन सरकारी, किसी भी तरह का चीज जो भी आप देखते हैं सभी चीज जो है सरकारी होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो सब चीज बनाया जाता है, वो सब चीज का निर्माण किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है। जैसे रेलवे को ऑपरेट समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सरकार का ही भूमिका होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का भूमिका अति महत्वपूर्ण होता है। सरकार की भूमिका, ठीक है, अति महत्वपूर्ण, यानी सरकार की ही भूमिका होगी। यहाँ पर निजी क्षेत्र या निजी कंपनी जो भी है, ठीक है, उसका भूमिका नहीं होता, शून्य होता है, नगण्य होता है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का भूमिका नगण्य होता है। जैसे कि वहाँ आपको प्राइवेट कंपनी नहीं मिलेगी, प्राइवेट कारखाने, प्राइवेट उद्योग या इस तरह के जो भी चीज है आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। सभी चीज आपको सरकार के द्वारा चलाई गई चीजें मिलेगी। तो यहाँ पर इसी कहा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका ही होती है। यानी कि यहाँ पर एक चीज और पॉइंट समझना है, सरकार की भूमिका होती है, इसका मतलब ये है कि नागरिक को क्या आवश्यकता है, वहाँ के सिटीजन को क्या चीज की जरूरत है, ये सरकार जो है देख करके उस चीज का निर्माण करती है, वो चीज पूरा करती है। जैसे कि मान लिया जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था में नागरिक को अगर ब्रेड की जरूरत है तो सरकार तुरंत ब्रेड उपलब्ध करवाएगी। वो भी क्या, वो भी सरकारी कंपनियों के द्वारा बनाया गया ब्रेड। वहां तो प्राइवेट कंपनियां होती ही नहीं है, ठीक है ना, ये चीज। तो अभी बता रहे थे कि सरकार की भूमिका होती है, यानी सरकार डिसाइड करती है कि क्या चीज का निर्माण करना है, कितना निर्माण करना है और कितने में बेचना है। यहाँ पर देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनता के कल्याण की बात किया जाता है, जनता के कल्याण की बात किया जाता है। तो कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज होती है सभी सरकारी चीज होती है और सरकार जो है उस चीज को उपलब्ध करवाती है जनता के पास। तो जनता का क्या होता है, यहाँ पर कल्याण होता है। जैसे सरकार को बनाने में कितना भी खर्च क्यों ना हो,
कोई भी चीज को सरकार को बनाने में कितना ही खर्च क्यों ना हो, सरकार जो है उसे एक बहुत ही कम कीमत पर अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाती है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण भारतीय अर्थव्यवस्था में भी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो क्या देखिए, इसमें ऐसे समझिएगा कि भारत में जो गैस है, गैस सिलेंडर, ये अभी मान लिया जाए कोई 730 में, कोई 800 में, कोई 750 में मिल रहा है अभी। जैसे एसपी का अलग है, इंडेन का अलग है, भारत गैस का अलग है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 730 में, 800 में अगर इतना आप जमा करते हैं तो आपको 200 से 250 सब्सिडी मिल जाता है। ठीक है ना। तो सरकार जो है लोगों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसका मतलब ये है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये गुण हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनता के कल्याण की बात किया जाता है। तो 800 का जो गैस सिलेंडर है वो आपको 550 में दे रही है, क्योंकि 250 आपको सब्सिडी दे रही है। तो ये 250 जो सब्सिडी दे रही है सरकार, ये सब्सिडी जो शब्द आया, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही एक गुण है। ठीक है, सब्सिडी ये सरकार जनता को देती है तो जनता का कल्याण होता है। तो यहाँ पर जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इतना कम कीमत पर भी गैस सिलेंडर नहीं मिलता है। उसमें जितना चाहे तो प्राइवेट कंपनी उतना दाम ले सकती है, उतना उसका प्राइस रख करके ले सकती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है जनता के कल्याण की बात किया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये सब जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये सब गुण है। अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था को तो पहली बार जो है रूस अपनाया था, वहीं से फिर दूसरे देश भी उस चीज को अपनाए थे। चलिए, तो अब अगला पॉइंट देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है, देखिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी, रेलवे, बैंक में भी ये क्वेश्चन पूछा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। एक पॉइंट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो संचालन होता है वो नियोजन के आधार पर होता है। नियोजन के आधार पर। तो नियोजन मतलब समझ रहे हैं, नियोजन को अंग्रेजी में प्लान कहते हैं। प्लान मतलब नियोजन, यानी नियोजन के आधार पर समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना आप सुने होंगे। भारत में जो है अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है। तो जिसका जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो पीरियड था 2012 से 17 तक था। तो भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी गुण है, क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों है। ठीक है, तो भारत में भी अर्थव्यवस्था का विकास जो है, यहाँ के लोगों का विकास जो है नियोजन के आधार पर किया जाता है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है नियोजन के आधार पर संचालन। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियोजन के आधार पर संचालन किया जाता है। जैसे कि इसका जो है एग्जाम्पल है पंचवर्षीय योजना के आधार पर संचालन करना। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग देश में अलग अलग होते हैं। जैसे कोई 10 वर्ष रखता है, कोई 5 वर्ष, कोई 3 वर्ष। ठीक है, तो भारत में जो है पंचवर्षीय योजना थी। नियोजन के आधार पर समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका क्या है, पंचवर्षीय योजना आपका एग्जाम्पल है।